हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। इससे पूर्व मैं आपको बता देना चाहता हूं, समसामयिक घटना चक्र के द्वारा नव्य धारा बैच संचालित की जा रही है, जो आरओ एआरओ परीक्षा के दृष्टिगत एक समग्र तैयारी करवाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है। और उससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए, यहाँ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहां पर एक यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नव्य धारा बैच के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं बता दूं कि ये नव्य धारा बैच है। नव्य धारा बैच में कंप्लीट वीडियो लेक्चर के फॉरवर्ड में आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जैसा नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न के रूप दिए जाएंगे। आपको पीडीएफ क्लास जो क्लास नोट्स होती है, क्लास नोट्स दी जाएंगे। साथ ही साथ जीका मैगजीन, करंट क्विज और दृष्टि मैगजीन की पीडीएफ भी आपको प्रदान की जाएगी, जिससे आपका जो सामान्य अध्ययन की तैयारी और करंट अफेयर की तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर वीडियोस लेक्चर के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर तो प्रदान ही किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर, या कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो एक आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम बात करते हैं 12 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी और एएनआई से यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। यहाँ पर जो ये वीडियो है, इससे आपको प्रीलिम्स का फैक्ट भी तैयार हो जाते हैं और साथ ही साथ मेंस का डाटा जो डेली खबरों में रहता है, उन खबरों को कैसे हम अपने मेंस के डाटा में यूज कर सकते हैं और अपना वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह अपने जो आंसर होते हैं उनको और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, उन सब दृष्टिकोण से ये वीडियो डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम दिवस से बात करते हैं। दिवस, अब दिवस में हम बात करें तो 12 फरवरी का जो दिन है, 12 फरवरी के दिन को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल स्तर पर, तो यहाँ पर देखें इंटरनेशनल डार्विन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी का दिन। ठीक है, जो चार्ल्स डार्विन थे उन्हीं की जो जयंती होती है, उसी के उपलक्ष्य में ये 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन डे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 12 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, डार्विन डे के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य दिवस भी है 12 फरवरी को मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ इसका थीम क्या है, थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, थीम इसका, और याद रखना ये थीम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। थीम क्या है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट। क्या है, शॉर्ट में भी दे सकता है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट इसका थीम। और पूरा अगर जो आप देखेंगे, पूरा क्लियर थीम अगर जो आपको जानना है तो यहां पर देखिए, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स, ये इसका थीम है। मूल थीम यही है, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप इसका विषय है, केंद्रीय विषय है, केंद्रीय थीम है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का। ठीक है, कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है, 12 फरवरी। ठीक है, चलो अब आते हैं अपनी खबरों पर। खबरें देखें तो पहला है विंग्ड रेडर्स अभ्यास। विंग्ड रेडर्स अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान ने विंग्ड रेडर नामक एक व्यापक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो यहां पर देखा जाए भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का जो पूर्वी कमान है उसके बीच में आपस में एक अभ्यास आयोजित किया गया। बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो एकीकृत कमांड थिएटर स्थापित करने की बात चल रही है कि तीनों सेनाओं को आपस में जोड़ दिया जाए और एक जगह से सेनाओं को कमांड दिया जाए और तीनों सेनाएं आपस में मिलकर एक तरीके से कार्य करें। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अभ्यास भारत सरकार द्वारा देश में एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास का एक हिस्सा है, जिसमें सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल है। अभ्यास के दौरान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने फिक्स्ड विंग, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जो कर्मी थे जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, उन्होंने फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों तरह के विमानों से विभिन्न हवाई प्रविष्ट तकनीकों का अभ्यास किया। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विंग्ड रेडर्स अभ्यास जो है ये किसके किसके बीच में हुआ, तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान के बीच में यह अभ्यास हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस अभ्यास को करने का, तो इस अभ्यास को करने का मूल उद्देश्य यही था कि जो एक ही भारत सरकार के द्वारा एकीकृत कमांड थिएटर स्थापित करने का दृष्टिकोण है, उसी दृष्टिकोण में सेनाओं को जो एकीकृत किया जाएगा उसी दृष्टिकोण से एक साथ सेनाएं कैसे काम करेंगी, तो भारतीय वायुसेना कैसे काम कर रही है और थल सेना कैसे काम कर रही है, दोनों आपस में एक साथ अभ्यास करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि कैसे एक तरीके से मिल के साथ काम किया जा सकता है। उसी दृष्टिकोण से यह अभ्यास आयोजित किया गया था। अगली खबर देखें तो जो पराली जलाई जाती है, ठीक है, अब पराली जलाई जाती है, जैसे दिवाली होती है, दिवाली के बाद पराली का जो मुद्दा होता है ये बहुत तूल पकड़ लेता है। न्यूज़पेपरों में आए दिन पराली की बातें आती रहती है। तो यहां पर एक कमेटी है राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्ष
मिलिंद मुरली देवड़ा, ये है मिलिंद मुरली देवड़ा। इनकी अध्यक्षता में जो विधान संबंधी समिति थी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति थी, उसने राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि जो पराली होती है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना चाहिए। ठीक है, तो उससे संबंधित जो खबर है ये देखते हैं क्या है। राज्यसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, अध्यक्ष कौन है? मिलिंद मुरली देवड़ा है। इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को कम करने पर जोर दिया गया। मतलब जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर जो पराली प्रबंधन है उस पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में उसमें विशेष रूप से जोर दिया। क्या क्या बातें कही हैं अब यहां पर देखा जाए तो पराली का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की तरह पराली के लिए भी एक मानक न्यूनतम मूल्य यानी कि बेंचमार्क प्राइस तय करने की सिफारिश इस कमेटी के द्वारा की गई है। किसानों को पराली की बिक्री पर निश्चित आय की गारंटी देने की बात इस जो समिति है, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है। अब समीक्षा प्रक्रिया की बात की गई है। समीक्षा प्रक्रिया की बात इस तरीके से की गई है कि पराली के न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, एमएसपी होता है, हर साल सरकार समीक्षा करे कि किस प्रकार से एमएसपी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है पराली पर। इसका पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, जो ये करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है, जो पराली प्रबंधन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के तहत दिल्ली एनसीआर में के आसपास क्षेत्रों में प्रदूषण का नियंत्रण करना। यानी कि अगर जो देखा जाए वायु प्रदूषण हो जाता है, जब पराली ज्यादा मात्रा में जला दी जाती है, स्टेबल बर्निंग हो जाती है, उसके बाद में पूरा जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है धुंधमय हो जाता है। ठीक है, चारों तरफ धुंध छा जाते हैं और वायु गुणवत्ता जो होती है खराब हो जाती है। उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके परीक्षा के उपयोगी है। मुख्य परीक्षा में ऐसा कुछ पराली प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है या वायु प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है या निबंध में आप लिख रहे हैं वायु प्रदूषण के ऊपर निबंध आता है तो वहां पर आप इस कमेटी का भी जिक्र कर सकते हैं। और इस कमेटी ने जो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में अपने सजेशन दिए हैं उन सजेशन को आप अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज लिख के आइएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसी वजह से कुछ लोगों का आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कि सर टू द पॉइंट बातें बता के खत्म कर दिए। देखिए, टू द पॉइंट हम बता देंगे, लेकिन आप अभी के लिए जैसे तुरंत सुनेंगे तुरंत याद रहेगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में जब आपको चीजें सामने रखी होंगी और आप फिर सोचोगे कि क्या पढ़ाया था, तो उस चीज से बचने के लिए मैं थोड़ा सा एक लाइन जोड़ देता हूं ताकि चीजें आपकी बाकायदा तैयार रहे। अगला पॉइंट क्या है, अगली खबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2024। अब यहां पर बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी की जाती है। उसमें भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, परीक्षा के लिए उपयोगी है। रैंकिंग की बात कर ले तो भारत की रैंकिंग क्या है, तो 180 देशों में 96 स्थान है। कौन सा स्थान है? 180 देशों में भारत का 96वां स्थान है। स्कोर के बारे में बात कर ले तो स्कोर 100 में से 38 अंक, भारत का स्कोर कितना है? 38 है, जहां 0 अंक अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 पूर्ण स्वच्छता को दर्शाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 100 में से भारत को कितना अंक मिला है, कितना स्कोर है भारत का, तो भारत का स्कोर है 38। और यहां पर देखा जाए जो स्कोर मापा जाता है वो किस तरीके से मापा जाता है, यहां पर 0 से लेके 100 के बीच में मापा जाता है। ठीक है, जो 0 वाला होता है ये सबसे भ्रष्ट होता है, जबकि 100 मार्क्स जिसको मिलते हैं वो सबसे अव्वल होता है। पिछले सालों से तुलना कर ली जाए तो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो भारत था उसका रैंक कितना था, तो 2023 में भारत की रैंक 93 थी और स्कोर कितना था? 39। ठीक है, 93 अंक था, मतलब 93 रैंक थी और स्कोर कितना था, ये स्कोर लिखा हुआ है, स्कोर था 39। और वहीं पर अगर हम बात करें 2022 में तो 2022 में 85वें स्थान पर भारत था और स्कोर भारत का था 40। अब यहां पर देखा जाए तो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत के। ठीक है, आगे हम बात कर ले, यहां पर पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लेते हैं तो भारत के पड़ोसी देशों से रैंकिंग जो होती है परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पाकिस्तान 135वें स्थान पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है, बांग्लादेश का 149वां स्थान है और चीन का देखें तो 76वां स्थान है। अब शीर्ष देश कौन कौन से हैं, शीर्ष देशों की बात कर ले तो यहां पर देखिए 7वें साल लगातार डेनमार्क जो है वो पहले स्थान पर बना हुआ है। कौन है डेनमार्क? पहले स्थान पर डेनमार्क का है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, दूसरे स्थान पर देखें तो फिनलैंड है। फिनलैंड का स्कोर कितना है, यह है 88। अब यहां पर डेनमार्क का स्कोर 90 है, फिनलैंड का स्कोर 88 है। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर तीसरे स्थान पर है और सिंगापुर का स्कोर कितना है, 84 है। और वहीं पर जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड चौथे स्थान पर है और न्यूजीलैंड का जो स्कोर है वो कितना है, 83। कितना? 83 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड जो है ये चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके बारे में हमने इन डिटेल जाना। अगली खबर क्या है, भारत टैक्स 2025 का आयोजन। अब भारत टैक्स 2025 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है, इसका थीम क्या है, इन सब चीजों के बारे में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
तो भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 का आयोजन वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? जो भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन है इसके द्वारा किया जा रहा है। और इसका सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? तो वस्त्र मंत्रालय कर रहा है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कर रहा है। यहां पर आप देखिए वस्त्र मंत्रालय एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसके द्वारा किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है यहाँ पर? तो थीम आप देखिए, ये थीम लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर फोटो छोटी सी लगी हुई है, समझ में नहीं है किसी वजह से यहाँ पर थीम लिखा हुआ है। टेक्सटाइल, फैशन और सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है। टेक्सटाइल, फैशन और सस्टेनेबिलिटी थीम है भारत टेक्स 2025 का। ये थीम याद रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है थीम। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत टेक्स 2025 का मुख्य विषय क्या था या केंद्रीय विषय क्या था? टेक्सटाइल, फैशन और सस्टेनेबिलिटी इसका थीम था। आगे हम बात करें मुख्य आयोजन की। अब यहाँ पर आयोजन जो हो रहा है ये आयोजन दो जगह हो रहा है। अब दो जगह हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक है मुख्य आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में, और दूसरा आयोजन जो है ये सहयोगी आयोजन या सह आयोजन है। सह आयोजन कहां पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। तो जान लेते हैं यहाँ पर मुख्य आयोजन के बारे में। सबसे पहले चर्चा करें तो भारत मंडपम नई दिल्ली में 12 से 17 फरवरी 2025 तक मुख्य आयोजन किया जाएगा। उसके इतर देखा जाए तो जो सहायक आयोजन होगा ये इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में जो पड़ता है वहां पर 12 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यानी आज ये स्टार्ट हो जाएगा। जो भारत टेक्स 2025 है ये आज से स्टार्ट हो रहा है। और देखा जाए जो इसका मुख्य आयोजन होगा भारत मंडपम में, ये 12 से 17 तक चलेगा। जबकि जो सहायक आयोजन है ये 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए स्टेट पार्टनर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फोटोज लगे हुए, कुछ सिंबल लगे हुए विभिन्न राज्यों के। अब विभिन्न राज्यों के सिंबल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 6 राज्य जो है वो स्टेट पार्टनर है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत टेक्स 2025 है उसमें अपना उत्तर प्रदेश पार्टनर स्टेट की तरह है। मध्य प्रदेश भी पार्टनर स्टेट है, तमिलनाडु भी पार्टनर स्टेट है, गुजरात भी पार्टनर स्टेट है, कर्नाटक भी पार्टनर स्टेट है और महाराष्ट्र पार्टनर स्टेट है। यानी टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जो पार्टनर स्टेट के रूप में शामिल हो रहे हैं भारत टेक्स 2025। ठीक है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत टेक्स 2025 बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इससे संबंधित सारे पॉइंट्स जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैंने पॉइंट वाइज बता दिया है। आगे बात करें अन्य महत्वपूर्ण खबर आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पर तो सुदीप मिश्रा एसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ठीक है, तो एसीएम में फेलो चुने गए हैं सुदीप मिश्रा। परीक्षा में से डायरेक्टली पूछ ले कि भारत से, ठीक है, भारत से एसीएम यानी कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग के लिए फेलो किसे चुना गया है? हाल ही में किसे भारत की ओर से एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के लिए फेलो चुना गया है, तो उनका नाम है सुदीप मिश्रा। ठीक है, आगे हम बात कर ले यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर सुदीप मिश्रा को एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी का फेलो के रूप में चुना गया है। वह इस साल 55 फेलो, देखिए जो ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी है ना, इस साल टोटल 2024 के लिए टोटल 55 लोगों को फेलो चुना गया है। अब उसमें से भारत से चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति है, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत की ओर से चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति है सुदीप मिश्रा, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर की ओर से बताया गया है कि जो ये एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी फेलो का प्रवेश समारोह है ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में आपसे यह भी पूछ सकता है कि सुदीप मिश्रा किस आईआईटी से जुड़े हुए कहां के प्रोफेसर है? तो ये आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर है सुदीप मिश्रा। ठीक है, याद रखना कहां के प्रोफेसर? आईआईटी खड़गपुर के। यहां पर आप देख सकते हैं और ये है सुदीप मिश्रा जी। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना भारत। अब यहां पर देखा जाए तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हुए राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा यह जवाब दिया गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना भारत। यहां पर आप देख सकते हैं ये खबर है आकाशवाणी से। ठीक है, आकाशवाणी की खबर है, कल यहां पर इन्होंने जवाब दिया था, उसी चीज को आज यहाँ स्लाइड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। तो मत्स्य पालन क्षेत्र में 126% की वृद्धि हुई। अगर जो देखा जाए तो 2014 से लेकर, ठीक है, 2014 से लेकर 2024 के बीच में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 126% की वृद्धि हो गई है मत्स्य पालन में। आगे यहां पर देखें तो 2013-14 से देश में मछली उत्पादन 95,07,000 टन था। यानी कि 2013-14 में कितना था? 95,07,000 टन था। जो 2023-24 में मछली उत्पादन के सालाना आंकड़े कितने हो गए? ये बढ़ के कितना हो गया? 184 लाख टन से अधिक हो गया। ठीक है,
यानी कि जो मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन फिशरीज जो है कितना बढ़ गया, 95,07,000 टन था और ये 2023-24 में बढ़ के 184 लाख टन से अधिक हो गया। ठीक है, आगे हम बात कर ले, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है, भारत का दूसरा स्थान है। और भारत में अगर जो देखा जाए तो 2023-24 में कितना टन मछली उत्पादन हुआ, तो 184 लाख टन से अधिक मछली उत्पादन हुआ। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के द्वारा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक के बारे में मैंने आपको बताया था कि 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो उद्घाटन समारोह है, देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर थे, तो वर्चुअली इन्होंने जो इंडिया एनर्जी वीक था उसका उद्घाटन किया और वर्चुअली उद्घाटन के दौरान इन्होंने कुछ वक्तव्य जाहिर किए, कुछ वक्तव्य दिए। और वो वक्तव्य जो है, इनके पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला पहला G20 देश है भारत। ठीक है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली ये लाइन ही पूछ सकता है कि पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला पहला G20 देश कौन सा है, भारत। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी 2025 को भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में भारत 10वें स्थान से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब एक दशक के अंदर देखा जाए तो भारत जो था वो 10वें रैंक से, जो अर्थव्यवस्था के मायने में देखा जाए तो 10वें स्थान से आके 5वें स्थान पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आगे हम बात करें, कुछ अन्य पॉइंट्स हैं आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप मुख्य परीक्षा में यूज करिएगा। लेकिन जाने रहिए, भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है, सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है ये पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। अगर जो बात करें भारत का विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में। आगे हम बात करें, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना बढ़ी है। जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता है ये कितना बढ़ गई है, पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़ गई है। और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला पहला G20 देश है, यानी कि पहला G20 देश है जिसने पेरिस जलवायु समझौते जो हुए थे उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अव्वल देश रहा। ठीक है, देश वर्तमान में 19% एथेनॉल मिश्रित कर रहा है, जिससे काफी विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है। भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। देखिए, अक्टूबर 2025 से पहले देखा जाए, अभी देखा जाए तो 19% एथेनॉल मिक्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन अक्टूबर 2025 से पहले जो 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 2 दशक में विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो अगले 2 दशक है वो विकसित भारत के महत्वपूर्ण है। यहां पर ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो ना, इस पॉइंट को मैंने इस तरीके से किस लिए लिखा, इस तरीके से यहां पर लिखा गया कि जब आप निष्कर्ष लिख रहे हो तो निष्कर्ष में इन लाइनों को आप कोट कर सकते हैं। ये लाइनें तो डाटा फैक्ट्स में आप वैल्यूएडेड मटेरियल की तरह इन 3 पॉइंट्स को ऐड करिएगा। ये लाइन जो नीचे वाली चौथा पॉइंट लिखा है, इसको आप जब निष्कर्ष लिख रहे हो तो एज इट इज लिख के चले जाएंगे तो आपका आंसर जो होगा बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अगले 5 वर्ष में भारत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत की कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 के समय सीमा के अनुरूप है। उन्होंने स्वीकार किया कि ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकते हैं। देखिए ये लाइन, ये लक्ष्य महत्वाकांक्षी लग सकते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति से यह विश्वास पैदा हुआ है कि भारत इन्हें हासिल कर लेगा। ठीक है, तो पेरिस जलवायु समझौते से रिलेटेड या पेरिस जलवायु के लक्ष्य जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में जब आएगा तो आप निष्कर्ष लिख रहे होंगे तो निष्कर्ष में ये लाइन एज इट इज आप लिख सकते हैं। चलो अगली खबर देखें, मालदीव के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का भारत दौरा। मालदीव का संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारत दौरे पर था और भारत दौरे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है मालदीव का दौरा। और यहीं पर देखा जाए तो जो भारत का जो मालदीव का प्रतिनिधि मंडल आया था वो यहाँ की जो संसदीय कार्यवाही थी, संसदीय कार्यवाही में भी सम्मिलित हुआ था। ठीक है, उससे पहले अगर जो देखें तो मालदीव से इतर जो रूस का ड्यूमा है, जैसे रूस की जो लोकसभा है, ठीक है, तो उसको स्टेट ड्यूमा कहते थे। तो स्टेट ड्यूमा के जो प्रतिनिधि थे, जो अध्यक्ष थे,
वो भी भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने भी भारत के संसद का जो संसदीय कार्यवाही होती है उसमें हिस्सा लिया था अतिथि के तौर पर। यहां पर बात करें मालदीव के संदर्भ में, तो मालदीव के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 फरवरी 2025 को संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मालदीव के पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष, जो पीपुल्स मजलिस है ना, जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे मालदीव में पीपुल्स मजलिस को कहा जाता है, तो उसके अध्यक्ष है अब्दुल रहीम अब्दुल्ला। जैसे भारत में ओम बिरला वैसे मालदीव में अब्दुल रहीम अब्दुल्ला है। ठीक है, ये कर रहे थे, अध्यक्षता इनके द्वारा की जा रही थी, नेतृत्व। आगे हम बात करें, मालदीव ने संसदीय संसाधनों के डिजिटलीकरण हेतु भारत के सहयोग का अनुरोध किया। ठीक है, मालदीव जो है वो चाहता है कि जो संसदीय डिजिटलीकरण है, संसदीय डिजिटलीकरण में भारत मालदीव का सहयोग करे। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, उन्होंने कहा है कि भारत हर संभव मदद सहायता का आश्वासन उन्होंने दिया है मालदीव के जो प्रतिनिधिमंडल था, प्रतिनिधिमंडल को। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, तो जो पीपुल्स मजलिस है, पीपुल्स मजलिस, ये वहां की जो संसद होती है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि मालदीव के संसद का नाम है, 4 ऑप्शन दे देगा, वहां पर आप टिक करके आना पीपुल्स मजलिस। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में देखा जाए तो अब्दुल रहीम अब्दुल्ला इनका नाम है, और इन्हीं के द्वारा इस प्रतिनिधिमंडल का जो भारत आया था उसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलो आगे हम बात करें, यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अब यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय, कल देखिए, कल यूनानी दिवस था, 11 फरवरी का जो दिन होता है वो हकीम अजमल खान जी की जयंती होती है। प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे, ठीक है, यूनानी पद्धति के चिकित्सक थे, और उन्हीं की जयंती पर यूनानी दिवस मनाया जाता है। और यूनानी दिवस के उपलक्ष्य पर ही 11 और 12 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण यूनानी दिवस पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। संबंधित पॉइंट्स को पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। देखिए, जो ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आयोजन की तिथि क्या है, 11 से 12 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन हुआ। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजक कौन है, तो यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, यहां पर आप देखेंगे फोटो में तो सीधे सीधे यहां पर आपको पता चल रहा होगा, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिवस प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो हकीम अजमल खान जी थे उन्हीं की जो जयंती होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। अगली खबर देखें तो भारत में दुबई में 3 भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्टता एम गांव पुरस्कार, जो वैश्विक उत्कृष्टता एम गांव पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है। अब इससे संबंधित एम गांव पुरस्कार से संबंधित जो पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, अब देखिए जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है, देखिए यहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दुबई। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दुबई में। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले तो याद रखना कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर देखा जाए तो जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है इसमें वैश्विक उत्कृष्टता एम गांव पुरस्कार, गांव नहीं ये गांव है, एम गांव पुरस्कार 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता है। जो भारत के 3 विद्यार्थी थे इन्होंने कांस्य पुरस्कार जीता है। अब विजेता टीम में सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह शामिल है। यहां पर आप देखिए सागर तेवतिया, अनुष्का, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो अभिनव मिश्रा शामिल है यहां पर। ये सभी दिल्ली के महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान के 4थे सेमेस्टर के कंप्यूटर विज्ञान के विद्यार्थी हैं। ये कहां से है, कौन से कॉलेज से, दिल्ली के जो महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान है वहां के विद्यार्थी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो एम गांव उत्कृष्टता पुरस्कार है उसको जीता है कहां पर, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को और जान लेते हैं। ये पुरस्कार मोबाइल सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाले नवीन तकनीकी समाधानों को मान्यता प्रदान करता है। एम गांव अवार्ड और गांवटेक अवार्ड, ठीक है, जो गांवटेक अवार्ड और एम गांव अवार्ड है ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है। और यहाँ पर जो ये अवार्ड है, जो यहाँ पर इन्होंने कांस्य अवार्ड जीता है, कांस्य पुरस्कार जीता है, उस कांस्य पुरस्कार के अंतर्गत देखा जाए तो $10,000 $10,000 की पुरस्कार राशि इनको प्रदान की गई है इन तीनों लोगों को। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया, परीक्षा में आपसे पूछ ले तो वहां पर आप टिक करके आइएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन जो किया गया है वो दुबई में किया गया है। और यहीं पर भारत के 3 विद्यार्थी जो थे, महाराज अग्रसेन कॉलेज जो दिल्ली का है, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी थे, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को यहाँ पर
कांस्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलो अगली खबर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो फ्रांस का मार्से है वहां पर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है आज। बात कर ले पॉइंट्स की, तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा संयुक्त रूप से मार्से शहर में भारत के पहले नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया है। दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया। दोनों नेताओं ने आज ही के दिन देखा जाए तो आज यहां पर उद्घाटन किया। ठीक है, ये 12 फरवरी की खबर आप देखिए। ठीक है, आकाशवाणी की खबर है, सुबह 8 बजे ये खबर आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोर्से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और उसी खबर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपके बीच में है। तो दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया। पीएम मोदी एआई एक्शन समिट, जो एआई एक्शन समिट हो रहा है, कहां पर आयोजित किया जा रहा है, और ये एआई एक्शन समिट इस बार फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो ये दोनों लोग मिलकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अगला वाला जो एक्शन समिट होगा, जो एआई एक्शन समिट होगा, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। भारत यहां पर देखा जाए तो सह अध्यक्ष के रूप में था, लेकिन जो अगले साल होने वाला है, ठीक है, 2026 में, ठीक, कब 2026 में जो होगा वो कहां पर होगा, वो भारत में होगा। 2025 वाला कहां पे हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, 2024 में कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था सियोल में, सियोल दक्षिण कोरिया में। 2023 में पहला हुआ था। ठीक है, 2023 में पहला हुआ था, वो कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था। तो ये चारों याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चारों जो एआई समिट है, एआई एक्शन समिट है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला जब आयोजित किया गया था तो एआई सेफ्टी समिट इसको नाम दिया गया था। जो पहला 2023 में आयोजित किया गया था ब्लेसले पार्क लंदन में आयोजित किया गया था, उसको एआई सेफ्टी समिट नाम दिया गया था। दूसरा 2024 में आयोजित हुआ सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। उसके बाद 2025 में फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है, और 2026 में जो आयोजित किया जाएगा वो अगला कहां पर आयोजित किया जाएगा, भारत में इसका आयोजन होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां पर बात करें IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको टू द पॉइंट बातें करते हैं। इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये भी आकाशवाणी की खबर है और आकाशवाणी की खबर से ली गई है। आयोजन की बात करें तो 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और इसका केंद्रीय विषय क्या है, थीम क्या है इसका, तो केंद्रीय विषय है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल। ये इसका थीम है। थीम याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार यहां पे मिटा के इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट इसलिए कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे सब कुछ। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल, इसका थीम है, केंद्रीय विषय है। और ये केंद्रीय विषय आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहां पर हम बात करें IIAS DARPG का अर्थ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इसका पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप आपसे परीक्षा में अगर जो पूछ ले तो याद रखिएगा, या फिर अगर जो आप यहां देख रहे हैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया, बड़ा लंबा सा नाम था, इसी वजह से IIAS DARPG कहा था शॉर्ट में। ठीक है, अब इसका पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इसका पूर्ण रूप है। भारत पहली बार IIAS कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये आपके परीक्षा पूछा भी जा सकता है कि भारत पहली बार जो ये IIAS कॉन्फ्रेंस है इसकी मेजबानी कर रहा है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी बन गया है। ठीक है, पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, और खास बात यह है कि दक्षिण एशियाई पहला देश है भारत जो इसको आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत नवाचारों पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है, जो सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत नवाचार होते हैं उसी पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहां पर मालदीव के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा, इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
आज के सवाल क्या क्या है, ठीक है। सवाल देखिए आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही। भारत कौन सी रैंक है, 45वीं रैंक, 93वीं रैंक, 96वीं रैंक या 100वीं रैंक, आपको बताना है कौन सा स्थान रहा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में उच्चतम स्थान प्राप्त देश कौन सा है, कौन सा देश है जिसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क या स्वीडन। तीसरा प्रश्न है, भारत का सीपीआई स्कोर 2022 से 2024 तक क्या परिवर्तन हुआ। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न आपके अब बन सकते हैं, बन क्यों सकते हैं, 2024 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, भारत डेवलप नेशन, जो डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन वाला कॉन्सेप्ट था उस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि डेवलप कर रहा है या डेवलप अंडर डेवलप है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक्स से। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उस स्कोर के बारे में देखा जा रहा है, तो 2022 से लेकर 2024 के बीच में क्या परिवर्तन हुआ। 40, 39, 38 गिरावट दर्ज की गई, 39, 40, 38 उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, 38, 39, 40 वृद्धि दर्ज की गई या 40, 38, 39 अनिश्चितता दर्ज की गई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2022, 23 और 24 तीनों साल के स्कोर पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत टैक्स 2025 का मुख्य आयोजन कहां हो रहा है। जो भारत टैक्स 2025 है इसके आयोजन के बारे में मैंने बताया था कि दो स्थानों पर, एक तो मुख्य आयोजन हो रहा है, एक सहायक आयोजन हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो मुख्य आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा है, प्रगति मैदान नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली या इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। तो कहां पर किया जा रहा है बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत टैक्स 2025 का स्टेट पार्टनर्स में कौन सा राज्य शामिल है। जो स्टेट पार्टनर्स है 6 राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, वो 6 राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, राजस्थान शामिल नहीं है, महाराष्ट्र शामिल नहीं है या कर्नाटक शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर या ऐप पर जाइए। सबसे पहले जब आप ऐप पर जाएंगे तो जो वीडियोस का सेक्शन है, ठीक है, जो वीडियो का सेक्शन है उसको ओपन करिएगा। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले जो स्लॉट मिलेगा वो फरवरी करंट अफेयर वाला ही स्लॉट मिलेगा, ठीक है, फैब करंट वाला स्लॉट मिलेगा, उसको आप ओपन करिएगा। वहां पर अगर जो आप देखेंगे तो आपको पूरा पेज खुला हुआ मिलेगा, ठीक है, वो पेज खुला हुआ मिलेगा। वहां सबसे पहले आप देखेंगे जो 1 फरवरी का वीडियो और पीडीएफ वो डेमो के तौर पर लगा हुआ है। उसके बाद जो 2 फरवरी, 3 फरवरी और फरवरी का पूरा स्लॉट जो है वो ऐसे डे वाइज सेट किया हुआ है। जैसे जैसे पीडीएफ आगे आते जाएंगे उसमें वीडियोस और पीडीएफ लगते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप डेमो देख सकते हैं। और उसके बाद जो अगर जो आप इसको अवेल करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आता है चीजें तो आप अवेल करना चाहते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको 25 रुपए पे करना होगा। और ये 25 रुपए भी आपको पे नहीं करना है, ये 25 रुपए जो वहां पर प्राइस लिखा हुआ है उस पर भी 25% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। आप 18 रुपए में 18 रुपए पे करके, ठीक है, 18 रुपए आप पे करेंगे तो ये 18 रुपए पे करने के बाद उसको आप पूरे महीने का अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट कैसे होंगे, क्विज होंगे। क्विज आपको ऐप पर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लाइव स्कोर भी दिख जाएगा। इसी वजह से ये चीजें ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा मैं बता दूं। पहले तो जो डेली पीपीटी यहाँ पर स्लाइड पढ़ाए जाते हैं ये पूरा स्लाइड एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहां पर मिल जाएगा। महीने के एंड में पूरे महीने का जो कंप्लीट पीडीएफ है एज अ A4 साइज पेपर जो प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है उसके रूप में वहां पर ऐप पे आपको मिल जाएगा। और 200 बेस्ट 200 क्वेश्चन जो होते हैं, बेस्ट 200 क्वेश्चन जो होंगे फरवरी महीने के, वो भी आपको वहां पर एज अ टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा जहां आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं यहाँ पर खास एक चीज बताने जा रहा हूं, वो आपके लिए विशेष सूचना है। जब आप ऐप पर ये चीज परचेज कर लें, ठीक है, परचेज कर लें, तो संस्था के द्वारा बहुत लोगों को मैसेज आया कि सर जो पीडीएफ है उसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने का ऑप्शन जो है वो हम आपके लिए एक तरीका, मतलब अभी ऐप पर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप वहां से प्रिंट डायरेक्ट कर लें। तो एक सुविधा आपको ये प्रदान की जा रही है कि जब आप ऐप, जैसे आपने परचेज कर लिया, आप परचेज करने के बाद जो हेल्पलाइन नंबर, कल मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दूंगा, उस पर आपको कम्युनिटी है, वहां पर एक कम्युनिटी बनाई जाएगी। उस कम्युनिटी में जिन लोगों ने परचेज किया है वो अपना सिर्फ जो इनवॉइस नंबर या ऑर्डर नंबर है, एक नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा ऑर्डर नंबर अपना,
और करंट लिख के मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पर कल आपको ये सुविधा जो है ये कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से ये चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। वहां पर आपको एक कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, और कम्युनिटी में ऐड करने के बाद ये सारे पीडीएफ जो डेली आते हैं ना, ये आपको एज अ प्रिंटेबल फॉर्मेट A4 साइज में सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी, और सारी चीजें आप एक बार ऐप पे परचेज कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारी चीजें आपको लगातार मिलती रहेंगी ऐप पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा तो A4 साइज में आप 40 से 45 पेज का एक पीडीएफ निकलवाइएगा प्रिंट आउट, आराम से बैठ के पूरे महीने करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए स्टार्ट कर दी गई, अभी ऐप पर आप एनरोल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने एनरोल कर लिया है उनके लिए भी ये सुविधा है कि आप वहां पर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और कम्युनिटी से रिलेटेड सारी जानकारी कल एक वीडियो के रूप में मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा, जिसमें सारी जानकारी डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं, जो भी परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ को, वो ऐप पे जाके परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने परचेज कर लिया है उनके लिए भी कम्युनिटी में ज्वाइन होने की सुविधा है, और जो आगे ज्वाइन करना चाहते हैं पीडीएफ या कम्युनिटी को, तो वो उनके लिए भी ये सुविधा है कि आप पहले ऐप पर परचेज कर लीजिए, आपको बाद में व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी से आपको डेली रेगुलर पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।